Hello and good morning to all. I'm Prashant, and in today's video we're going to discuss the Hindu's current affairs. तो देखते हैं कौन सा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जो हिंदू के टॉपिक्स है ये मिक्स्ड है। मतलब अब संडे में हमारे करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होती है, तो उसके कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी संडे के हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये दोनों हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपको यहाँ इंडेक्स में फ्रंट पेज या पेज 4 या एफएक्यू सेक्शन ये सब कुछ दिख रहा है, ये मिक्स्ड है दोनों भी न्यूज़पेपर का, कल के पे आज का भी। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, और कुछ ऐसी भी न्यूज है कल की जो आज रिपीट हो चुकी है, तो कॉमन न्यूज है, तो उसको सबको कंबाइन करके वी हैव एक्चुअली कंपाइल दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स फॉर यू टुडे। ओके, चलिए आज कौन से ऐसी न्यूज हमें देखनी है, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is about the Aditya L1. Okay, तो आदित्य L1 जो है इट हैज एंटर्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड लागराज पॉइंट 1। ओके, तो लागराज पॉइंट 1 जो है इसके ऑर्बिट के अराउंड आदित्य L1 अब पहुंच चुका है, तो इसको हमें डिस्कस करना है। दूसरा एक काफी हॉट न्यूज था कल का कहीं ना कहीं, दैट इज कि मालदीव्स ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है। ओके, और क्यों सस्पेंड किया है? बिकॉज दे हैड डन सर्टेन डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द इंडियन टूरिज्म एंड पीएम मोदी। ओके, तो ये भी हमें डिस्कस करना है इन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। जेलिकाट्टू, दिस इज अ स्मॉल टॉपिक दैट विल डिस्कस। उसके बाद एक डेटा है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रिगार्डिंग जीएस3 दैट हैज कम अप। ओके, तो ऑफकोर्स ये डेटा कोई फाइनल डेटा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सर्टेन ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, क्योंकि उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी हमेशा, सो विल डिस्कस दैट। स्पेशली जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इंडिया का, वेज का ग्रोथ रिगार्डिंग जो डेटा है, जीएसटी के ग्रोथ के रिगार्डिंग डेटा जो है, स्टेट के जीएसटी रिगार्डिंग ग्रोथ डेटा, ये सारा हमें देखना होगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनर है, जो कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में था, दैट इज, और आज के भी हिंदू में इसके रिलेवेंट न्यूज है, दैट इज इस्लामिक स्टेट अटैक ऑन ईरान ऑन वेंसडे लास्ट वीक। ओके, इस्लामिक स्टेट जो है, आईएस है, इसके टेररिस्ट ने ईरान पे अटैक किया था और उसमें ऑलमोस्ट 84 लोगों की उस वक्त डेथ हो चुकी थी। तो ये क्यों अटैक करता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स है, ये सारा हमें जो है यहाँ डिस्कस करना है। ओके, तो जुड़े रहिएगा यहाँ पे, लास्ट तक क्लास देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हो रही है। चलो फर्स्ट न्यूज हम यहाँ डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज आदित्य 11 रीचेज द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ ये पहुंच चुका है अब, उसका जो लाग्रांज पॉइंट जो है, इस लाग्रांज पॉइंट L1 के ऑर्बिट में एक्चुअली पहुंच चुका है आदित्य L1। ओके, सो इसको सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आदित्य, थोड़ा सा मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाग्रांज पॉइंट 1 एक्चुअली है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, आदित्य L1 मिशन क्या है, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो मिशन है आदित्य L1। ओके, दिस मिशन इज बेसिकली इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। इंडिया का क्या है, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। तो सोलर एक्टिविटी जो है, सन की एक्टिविटी जो, इसको ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि वी हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्पेसशिप। ओके, और ये लॉन्च कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 में ही इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और अब जाके आफ्टर 127 डेज, ओके, ये इसके जो L1 का ऑर्बिट है, लाग्रांज पॉइंट L1 का जो ऑर्बिट है, इसमें अब एंटर कर चुका है। तो ये काफी बड़ा सक्सेस है इंडिया के लिए। व्हाई? बिकॉज इट विल बी प्लेस्ड एट द L1 इस पर्टिकुलर लाग्रांज पॉइंट L1 पे इसको प्लेस करना है, तो उस ऑर्बिट में अभी आपको ये एंटर हो चुका है। ओके, तो ये लाग्रांज जो कहते हैं हम कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, देखिएगा, दीज आर दोज पॉइंट्स, ऐसी कुछ स्पेशल पोजीशन होती है। ओके, ये जो आप यल जो कहते हैं, या बेसिकली ये लाग्रांज पॉइंट्स हम जिसको कहते हैं, लाग्रांज पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये कुछ ऐसी स्पेशल पोजीशंस होती है स्पेस में, सर्टेन स्पेशल पोजीशन इन द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बिग बॉडीज विल बैलेंस ईच अदर। ओके, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए स्पेस में जहां दो बड़ी बिग बॉडीज के बीच में, ये बिगर बॉडीज के बीच में ये पॉइंट्स हो गए। ओके, और वहां दो बिग बॉडीज के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ। ओके, तो सन एंड अर्थ में ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए
ओके कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। ओके तो सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स एक्चुअली है। ओके और उस 5 पॉइंट्स में से जो यल1 है, लग्रांज पॉइंट यल1 जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ एक्चुअली जो है हमें इस पर्टिकुलर आदित्य L1 को पोजीशन करना है, वहां रखना है। ओके हर एक पॉइंट का अपना अपना एक एडवांटेज होता है। यहाँ देखिएगा मैं उनके आपको पोजीशंस बताता हूँ कौन सी 5 ऐसे पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ ओवर हियर, ठीक है, फाइन, हियर यू विल हैव दिस, और ये L1 है। ओके फिर L2 अगर देखना तो ये दिस इज काइंड ऑफ, अगर आप सन के रिस्पेक्ट में देखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सन, तो ये अर्थ के बिहाइंड है L2 पॉइंट। ओके L1 जो है ये अर्थ और सन के बीच में आता है कहीं ना कहीं पॉइंट। ओके और ये इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पोजीशन करना है, और इसके ऑर्बिट, इस पॉइंट के ऑर्बिट में एक्चुअली हमारा आदित्य L1 जो है ये एंटर कर चुका है। ओके अब यहां एक चीज याद रखिएगा, L1 का एडवांटेज क्या है? L1 का एडवांटेज ये है कि सबसे पहले आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस करते हैं, तो इसमें जो है ज्यादा उस पर्टिकुलर स्पेसशिप को मनोरिंग करना नहीं पड़ता है, खुद का ज्यादा उनको एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, उसमें फ्यूल कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं होता है। ओके क्योंकि यहाँ बैलेंस्ड कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेयर उनका जो पोजिशन होती है स्टेबल होती है इस पर्टिकुलर जगह पे किसी भी स्पेसशिप की। दूसरा है L1 का स्पेसिफिकली जो एडवांटेज है कि यहां से डायरेक्टली सन जो है इट कुड बी व्यूड ऑल 12 मंथ्स विदाउट एनी एक्लिप्स, कोई एक्लिप्स या बाकी कुछ इंटरफेरेंस के बिना सन जो है डायरेक्टली व्यू हो सकता है यहां से। ओके ये L1 का एक काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पे। और भी L1 के ओके और भी उस L1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ विच वाज गिवन इन द न्यूज़पेपर। इसी तरीके से L2 पॉइंट है। ओके फाइन, तो L2 पॉइंट जो होता है ये लार्जर यूनिवर्स ऑब्जर्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये पर्टिकुलर L2 पॉइंट हो रही है, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है, तो इसमें से L1 इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव डन ओवर हियर। ओके अब L1 पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखा जाए अर्थ से, तो ये L1 पॉइंट का डिस्टेंस है अर्थ से अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ओके जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे बस 1% है, याद रखना। जितना अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है उसके हार्डली 1% डिस्टेंस जो है अर्थ और L1 के बीच में डिस्टेंस है, इतना याद रखिएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग ओवर हियर। ओके फाइन, और ये L1 का जो पीरियोडिकल ऑर्बिट है इसका कितने दिन में वो कंप्लीट कर सकता है? दैट इज 177 अर्थ डेज में। ओके फाइन, so these are some of the aspect that we should be knowing over regarding this point. अब आदित्य मिशन क्या है? ओके व्हाट इज आदित्य मिशन एज सच? तो मैंने पहले ही कहा कि इट इज बेसिकली फर्स्ट इंडिया की हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेटरी, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, जो स्पेसिफिकली सोलर को या सन को जो है वी कैन से यहाँ ऑब्जर्व करेगी। ओके तो एज सच इंडिया ने इससे पहले भी एक आप कह सकते हो कि एस्ट्रोनॉमी क्लास ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था, जो ओवरऑल एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो था एस्ट्रोसाट। ओके बट ये जो मिशन ये पर्टिकुलरली सोलर के रिगार्डिंग है, सोलर मिशन है जो फर्स्ट एक्चुअली इंडिया का है वी कैन से। ओके और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा यहाँ पे, जो आदित्य L1 जो है, ओके ये जो डिस्टेंस कंप्लीट ये कवर करने वाला है अपनी जर्नी में, ओके फाइन, L1 तक, उसके लग्रांज पॉइंट 1 तक, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान से कम है। ओके क्या हो सकता है, काफी बार हमारा परसेप्शन ये होता है ना कि सन इज लाइक फार फार फ्रॉम दी अर्थ, तो उसके रिगार्डिंग जो मिशन होगा इसकी ट्रैवलिंग भी काफी ज्यादा होगी। मून के रिगार्डिंग हमारा मिशन उसके ट्रैवलिंग काफी कम होगा, नहीं, लेकिन मीन के रिगार्डिंग मिशन उसका ट्रैवलिंग ज्यादा है। यहाँ जैसे मैंने कहा कि जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है उसका 1% ही बेसिकली इस पर्टिकुलर आदित्य L1 को ट्रैवल करना है और उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। आदित्य L1 क्या करने वाला, आपको जो सोलर कोरोना है, सोलर का फोटोस्फीयर है, सोलर विंड्स है, इसको ऑब्जर्व करने का ये काम करेगा। सोलर की हीट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इन सारी चीजों को स्टडी इसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं। बिकॉज वाई, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली इम्पैक्ट द अर्थ। ओके मल्टीपल पेलोड्स आर देयर ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसशिप, काफी सारे ऐसे पेलोड्स है। फॉर एग्जाम्पल देर इज एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ऑन दिस स्पेसशिप आदित्य L1। ओके देन देर इज सोलर विंड और पार्टिकल एनालाइजर। ओके ऐसे कितने सारे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट के रिगार्डिंग एमएजी इंस्ट्रूमेंट इज देयर। ओके फाइन, कोरोना इमेजिंग के रिगार्डिंग देयर आर इंस्ट्रूमेंट, सो ऐसे मल्टीपल पेलोड्स आर देयर ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग दी Maldives सस्पेंडिंग इट्स 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ओके तो क्या है सारा मसला, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिएगा अब
इफ यू हैव सीन दिस फोटोज, ये सोशल मीडिया पे ओवरऑल न्यूज़पेपर में भी अगर देखना तो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। और किसके फोटो है? आपको पीएम मोदी जी के फोटो। ये क्यों है? बिकॉज ही हैड विजिटेड लक्षद्वीप रिसेंटली। ओके, और जब वो लक्षद्वीप विजिट करते हैं रिसेंटली तो कहा जाता है कि इसका काफी बड़ा, और उनकी फोटोज जब ट्वीट की जाती है तो इसके बारे में कहा जाता है कि काफी बड़ा ये एक स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का इन ऑर्डर टू प्रमोट लक्षद्वीप एज एन ऑल्टरनेटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। ओके, जनरली इंडियंस क्या करते हैं? इंडियंस काफी सारे मॉलडीव्स में जाते हैं। ओके, और मॉलडीव्स में भी काफी अच्छे समुद्र के किनारे है, वहां अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओके, रिसोर्ट्स है, सब कुछ है, तो इंडियंस विल गो टू मॉलडीव्स। तो अब मॉलडीव्स को रिप्लेस करने के लिए और लोग क्या है, इंस्टेड ऑफ मॉलडीव्स दे शुड गो टू लक्षद्वीप। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी हैड विजिटेड दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, और कहीं ना कहीं वो प्रमोट करना चाहते हैं लक्षद्वीप एज एन ऑल्टरनेटिव टू मॉलडीव्स ओवर हियर। तो जैसे ही जब ऐसे किया जाता है तो कुछ मॉलडीव जो मिनिस्टर्स है, ओके, उनके गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 3 मिनिस्टर्स ऐसे थे कि दे हैड डन सर्टेन डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द पीएम मोदी एंड ओवरऑल काइंड ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल इन द लक्षद्वीप ओवर हियर। ओके, ऐसे कुछ चीजें उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं कि चलो आप टूरिज्म तो प्रमोट कर दोगे लक्षद्वीप में, लेकिन आप मॉलडीव जैसी सुविधाएं नहीं दे पाओगे। आपके जो एक प्रॉब्लम होता है कि परसिस्टेंस, आपके होटल्स के रूम में कुछ गंद आती रहती है। ओके, फाइन, ऐसे कुछ दुर्गंध आती रहती है, ये तो आप नहीं सही कर पाओगे। ऑल दिस थिंग्स दे हैड, कुछ पीएम मोदी के बारे में भी ऐसी कुछ चीजें कही उन्होंने। तो ऑफकोर्स इंडियन जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, दे हैड टेकन ऑब्जेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, और इस वजह से मॉलडीव्स को अब 3 मिनिस्टर जो है अपने सस्पेंड करने पड़े। मतलब मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट जो है, ही हैज सस्पेंडेड 3 मिनिस्टर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ओके, ये उसका फॉलो आउट कहीं ना कहीं हुआ है। और ये वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना, देखिएगा, और ये काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो इंडिया मॉलडीव्स रिलेशंस में आज का स्ट्रेन ला रहा है। ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस है, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक नया चैलेंज है। एक तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ है नए मालदीव्स के। ओके, यहाँ जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं पर्टिकुलर प्रेसिडेंट, ओके, ये नए प्रेसिडेंट, ये कहा जाता है कि दिस पर्सन इज प्रो चाइना। ओके, जो इंडिया के खिलाफ कुछ भी कैंपेन्स चला था उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करो, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं प्रो चाइना पर्सन है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, और उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए कि जैसे उनका इलेक्शन होता है तो वो क्या कहते हैं कि इंडिया का जो मिलिट्री प्रेजेंस है, मैंने कवर भी किया था पहले हमारे इसमें, कि इंडिया का मिलिट्री प्रेजेंस है, ओके, ये मॉलडीव से ये हटना चाहिए, कि इंडियन मिलिट्री शुड गो बैक नाउ, दे शुड विड्रॉ फ्रॉम द मॉलडीव्स। ओके, फाइन, दैट इज वन थिंग दैट ही हैड सेड। सेकंड है कि आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड, ओके, फाइन, तो उसके बाद वो सबसे पहले विजिट करते हैं टर्की को रादर देन इंडिया। ओके, और नाउ ही इज गोइंग टू विजिट चाइना। ओके, सो ही इज कंसिडर्ड द प्रो चाइना सॉर्ट ऑफ एंटी इंडिया पर्सन। उस कॉन्टेक्स्ट में ओके, ऐसे कुछ टेंशन इंडिया मॉलडीव रिलेशंस में क्रिएट होता, उसमें और एक टेंशन था एक्चुअली, बट इन ऑर्डर टू डिफ्यूज दिस टेंशन द मॉलडीव्स हैज सस्पेंडेड 3 ऑफ इट्स मिनिस्टर्स ओवर हियर। ओके, तो इंडिया मॉलडीव्स रिलेशंस में अगर ओवरऑल इश्यूज कुछ देखे जाए तो ये इशू एक है कि सबसे पहले एक काइंड ऑफ, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज थी मॉलडीव्स की लास्ट टाइम, दे हैड काइंड ऑफ लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट इंडिया दैट इज कॉल्ड द इंडिया आउट कैंपेन। जो अब्दुल्ला यामीन, जो वहां के अपोजिशन लीडर थे, ही हैड लॉन्च दिस कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन, की बेसिकली इनका आरोप था कि इंडिया का वहां मिलिट्री प्रेजेंस है मॉलडीव्स में, और ये मिलिट्री प्रेजेंस कंप्लीटली हटना चाहिए। तो ओके, फाइन, सो दैट्स व्हाई ही हैड लॉन्च दिस इंडिया आउट कैंपेन, और करंट प्रेसिडेंट समहाउ सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, फाइन, जो प्रो इंडिया कैंडिडेट थे उन वो एक्चुअली चुन के नहीं आए वहां पे, सो दैट इज वन ऑफ द इशू ओवर हियर। सेकंड इज द इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इन मॉलडीव्स। इट इज सेड कि अगर पर कैपिटल नंबर अगर देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पर कैपिटल नंबर अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा फॉरेन टेररिस्ट ये मॉलडीव से जा रहे हैं सीरिया और इराक में। सीरिया और इराक में काफी सारे कंट्रीज से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन होकर यूज जाता है। ओके, लेकिन सीरिया और इराक में आज टेररिस्ट फाइटर जो है मॉलडीव से पर कैपिटल नंबर में सबसे ज्यादा जा रहा है। दैट इज एन इशू फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ये कंट्री इज वेरी क्लोज टू द इंडियाज लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, और चाइना फैक्टर अगेन, ओके, स्पेशली द करंट रेजिम जो है मॉलडीव्स का, ये काफी अलाइंड है चाइना से, और चाइना भी कहीं ना कहीं इसकी डे ट्रैप पॉलिसी यहाँ यूज कर रहा है। ओके, सो दीज आर द इश्यूज। नेवरदलेस ये मॉलडीव जो है एज सच कंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिएगा, हमारा जो मिनिकॉय आइलैंड्स वगैरह है, इससे बस 70 नॉटिकल माइल्स कंट्री है दूर, तो वहां के सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉलडीव्स की जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ओवरऑल इंडियन ओशन में,
ओके, इसको सिक्योर करने के लिए मॉलडीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है इसका इफेक्ट इंडिया पे भी हो सकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी मॉलडीव्स की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, फाइन। तो ब्लू इकोनॉमी, ओवरऑल ट्रेड इनहांस करना इस रीजन में, इन सब में मॉलडीव्स एज अ कंट्री इज इंपॉर्टेंट। और अगर मॉलडीव्स के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो गए तो चाइना कहीं ना कहीं उसका यूज करेगा हमारे खिलाफ। ओके, फाइन। तो यहाँ ये चीज हमें कहीं ना कहीं याद रखनी। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग जलीकाटू। ओके, तो यू नो दैट एंड विल डिस्कस कि जलीकाटू ये क्या है। ये एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है। बुल टेमिंग फेस्टिवल नहीं, वी कैन से बुल टेमिंग स्पोर्ट है। बुल टेमिंग स्पोर्ट। बुल टेमिंग स्पोर्ट मतलब क्या है कि इसमें जो बैल होता है, बुल होता है, उसको ऐसे खुले मैदान में छोड़ा जाता है। ओके, एंड देन दिस पीपल, जो दोस पीपल हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट, दे विल ट्राई टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर बुल। ओके, तो बुल टेमिंग स्पोर्ट है और जनरली ये कहाँ है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको ये दिखता है। क्यों? क्योंकि जनवरी में मंथ में तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल होता है। तो इस पोंगल फेस्टिवल के दौरान जनरली यू विल फाइंड, उसके पहले उसके बाद कुछ दिनों तक दिस जलीकाटू फेस्टिवल हो रही है, जो बुल टेमिंग एक स्पोर्ट है। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज है कि ये जब न्यू ईयर में ये फेस्टिवल, ये बुल टेमिंग जो स्पोर्ट्स कहीं कहीं जो खेला गया वहां पे, उसमें ऑलमोस्ट 22 लोगों की जो है यहाँ इंजर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू इट्स फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, फाइन। इट्स अ बुल टेमिंग स्पोर्ट और मंथ ऑफ जनवरी में तमिल जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल, उस वक्त सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसमें एक दो चीजें याद रखना। कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट केटल ब्रीड्स है जो स्पेशली रेयर की जाती है फॉर जल्लीकट्टू स्पोर्ट। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुल ब्रीड्स है जिसको स्पेशली यहाँ यूज किया जाता है जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स में। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल कंगायम, ओके, पुलिकुलम, बारगोर, ओके, उम्बाला चेरी, मलाई मांडू, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इनके नाम दिए जाएगा आपको सबके और कहा जाएगा कि ये है क्या। तो बेसिकली दिस आर द केटल, नेटिव केटल ब्रीड्स ऑफ तमिलनाडु। ओके, कहा जाता है कि जल्लीकाट्टू इज इवन मेंशन इन द शिलापट्टिकरम। शिलापट्टिकरम एक इंपॉर्टेंट तमिल एंशंट, आप कह सकते हो, पोएम। और शिलापट्टिकरम में भी बुल टेमिंग स्पोर्ट जल्लीकाट्टू का जो है यहाँ मेंशन है। ओके, ये हुआ एक एस्पेक्ट इसका। अब दूसरा थोड़ा ये GS1 का एस्पेक्ट हो गया, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के रिगार्डिंग। GS2 का इसका एस्पेक्ट थोड़ा सा याद रखना। ओके, अब हुआ क्या कि काफी सारे लोगों का ये कहना था, ऑब्जेक्शन था जल्लीकट्टू पे, कि कहीं ना कहीं दिस इज अ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ओके, फाइन। ये क्या है, एनिमल क्रुएल्टी है कि ऐसे जो बुल्स है इनको आप छोड़ते हो, फिर उनको कंट्रोल करने का ट्राई करते हो, काफी सारे लोगों को भी इसमें इंजुरी होती है, डेथ भी हो सकती है, एनिमल को भी हार्म पहुंचता है। ओके, तो ये इट्स अ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी बैन्ड। सो 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस होती है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराज केस। ओके, और उसमें जल्लीकट्टू वाज बैंड। ओके, और यही नहीं, बाकी भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे एनिमल के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बुलक कार्ट रेसिंग होती है, इसको बैन किया गया था। कर्नाटका में भी कंबाला जो है, ओके, इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन। कंबाला क्या था? कंबाला क्या है, बेसिकली एक बफेलो रेस होता है कर्नाटका में। ओके, उसको भी कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग भी इश्यूज थे। तो अब क्या होता है कि जैसे ये जजमेंट आता है, ओके, सो देर इज अ एक्ट नेम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ओके, इस एक्ट में देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल जो है ना, ये है कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, इसको भी याद रखना प्रीलिम्स के लिए। तो बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज रिगार्डिंग दैट। ओके, तो अब बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट के है और बिकॉज एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे स्पोर्ट्स बैन कर दिए। ओके, तो सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने अपना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को चेंज किया और फिर बुलक कार्ट रेसिंग को अलो करने का ट्राई किया। उसी तरीके से तमिलनाडु ने चेंज किया अपने एक्ट को, कर्नाटका ने चेंज किया अपने एक्ट्स को, और फिर उस जो स्पोर्ट्स है उस एरिया में उसको उस एक्ट के अंडर जो है अलो किया गया, इन ऑर्डर टू रिवर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ओके, तो आपको इसके अगेंस्ट भी अपील हुआ फिर। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन 2023 हैज अफेल्ड दिस अमेंडमेंट्स। ओके, तो जो भी तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंडर अमेंडमेंट्स की इन ऑर्डर टू ऑलो दो स्पोर्ट्स देयर, इसको अफेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो अब ये स्पोर्ट जो है सारे अलो किए गए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग द GST रेवेन्यूज। स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टन पैटर्न्स, ओके, इंडियन इकोनॉमी।
ओके, उसमें हमें डिस्कस करना है ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू पैटर्न क्या है। ओके, लार्जली जो हम यहां डिस्कस कर रहने वाले हैं ना, ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, सबसे पहले समझ लीजिएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर किया जाता है कंज्यूमर द्वारा। ओके, राइट। जो कंज्यूमर जो होता है उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर बेसिकली किया जाता है इकोनॉमी। आपको पता है कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ओके, उतनी ही ज्यादा ओवरऑल इकोनॉमी में जो है ग्रोथ होती है। ओके, द मोर एक्सपेंडिचर इकोनॉमी इज ऑफकोर्स इंडिकेशन ऑफ द मोर ग्रोथ इन द इकोनॉमी, मोर जीडीपी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ओके, तो इसके काफी सारे रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम इकोनॉमी में ओवरऑल ज्यादा होगा, अगर लेट से वेजेस इकोनॉमी बढ़ गए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ जाता है। ओके, तो ग्रोथ भी उसकी ओवरऑल बढ़ जाती है। ओके, फाइन। या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो ग्रोथ बढ़ सकती है इकोनॉमी में, तो इस वजह से क्या है, बाकी भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारा बढ़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक है समझने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ट्रेडिशनल काफी इंपॉर्टेंट मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। एक मेट्रिक जिसके थ्रू या एक इंडिकेटर जिसके थ्रू हम ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ सकते हैं इकोनॉमी का, दैट इज प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, इसी तरह से गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, फाइन। और ये प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लेना फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी। व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, इट इज बेसिकली एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेसिडेंस ऑफ हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट हाउस होल्ड है, मेरे जैसे आपके जैसे रेसिडेंट हाउस होल्ड है, देखिएगा रेसिडेंट कह रहा हूं मैं, सिटीजन्स नहीं कह रहा हूं। ओके, सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंस होता है। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ये थोड़ी सी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में टर्म होती है। जनरली इफ अ पर्सन लिव्स इन अ कंट्री फॉर 182 डेज या मोर, ओके, तो उसको उस कंट्री का कहीं ना कहीं रेसिडेंट माना जाता है। तो टैक्सेशन पर्पज के लिए, काफी सारी चीजों के लिए रेसिडेंट ये वर्ड यूज किया जाता है। तो रेसिडेंट हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल सर्विंग हाउस होल्ड्स, इनका जो ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होता है, इसको याद रखना। ओके, इसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, फाइन। तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड कौन से सर, ये रेसिडेंस हाउस होल्ड मतलब हमारे आपके जैसे कोई फॉरेनर भी लेट से यहाँ आके रेसिडेंट उसको माना जाता है, तो वो भी उसमें होगा। ओके, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड मतलब कौन से, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल है, गुरुद्वारा है। ओके, ये इंस्टीट्यूशन है बट दिस आर फॉर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, तो जो वो स्पेंडिंग करते हैं वो सारा। ओके, और ये स्पेंडिंग कहाँ होगा, सो सबसे पहले कौन स्पेंडिंग करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, रेसिडेंट हाउस होल्ड। मतलब यहाँ सिटीजन नहीं, इसमें सिटीजन भी आते हैं और आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं, जिसको रेसिडेंट कह सकते हैं हम। ओके, सारे आउटसाइडर्स नहीं, लेकिन जिनको रेसिडेंट कहा जा सकता है। ओके, जनरली उसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जनरली 182 डेज के बियॉन्ड जो एक्चुअली आपके कंट्री में रहते हैं टैक्सेशन पर्पज के लिए जो होगा। फिर जो ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से इनका एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको कंप्लीटली कहा जाता है प्राइवेट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ओवर हियर। इसको जनरली ये कहा जाता है, याद रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है ये हमें समझ में आया, कहाँ होगा एक एक्सपेंडिचर, कहीं पे भी हो सकता है, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में हो सकता है या आउटसाइड इंडिया इज इकोनॉमिक टेरिटरी आल्सो इट कैन हैपन। ओके, अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है और वो बाहर भी अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेट्स से मॉलडीव्स, तो इवन दैट इज आल्सो आवर रेसिडेंशियल, दैट इज आवर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसके रिगार्डिंग डेटा हैज कम। कुछ भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्लोथिंग पे हो सकता है, फुटवेयर पे हो सकता है, हेल्थ पे हो सकता है, जैसे आपके रेफरेंस के लिए मैंने इमेज लाया कि क्या क्या एक्सपेंडिचर ये सारा हो सकता है इसमें। ओके, तो ये काफी बड़ा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्री में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा होगी। लेकिन डेटा ये है कि 2023-24 में ऐसा एस्टिमेशन है कि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडिया में बस 4.4% ग्रो होगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसकी, जो कि 2002-3 से सबसे कम होगी। ओके, 2002-3 से जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एक्चुअली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, इससे ज्यादा ही हो रहा है।
और 4.4% ये बस 2023-24 में हो रहा है। इससे कम कब हुआ था 2002-23 से, ये बस 2020-21 में हुआ था, बट उस टाइम वी हैड कोविड। ओके, तो कोविड के टाइम पे ऑफकोर्स ये 4.4% से भी कम था, बट कोविड के लॉकडाउन और इन सारी चीजों की वजह से हुआ था। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न ओवर हियर। सो हम बेसिकली तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक चीज होती है प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन, दूसरा एक डेटा हो सकता है जो भी हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता सकता है, वो होता है जीएसटी रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि जीएसटी ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो मोर द पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम, मोर द जीएसटी विल बी कलेक्टेड, राइट? फाइन। जितने लोग चीजें खरीदते हैं, जितना पैसा स्पेंड करते हैं, तो हर चीजों पे उतना फिर जीएसटी भी उनको पे करना पड़ता है। जीएसटी भी गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ता है, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ओके, चलो। सो ये एक प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंस है आपको, कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई। अब आगे थोड़ा सा देखेगा। देखो, मैं होलिस्टिकली देखता हूँ कि होलिस्टिकली आपके सारे टॉपिक कवर हो, सारे सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसका जो भी माइक्रो लेवल पे भी कोई चीज होगी तो मैं उसको जनरली कवर करने का ट्राई करता। अब जीएसटी कलेक्शन के बारे में देखना। अब एक देखो, जीएसटी जो हमारा होता है, ये जीएसटी में एक होता है स्टेट जीएसटी, ओके, और दूसरा होता है सेंट्रल जीएसटी। फाइन। अब अगर डेटा देखा जाए अभी तक का, 2023-2024 का अभी तक का जो भी डेटा है, ओके, फाइन, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक तो जो डेटा अवेलेबल है, तो ओवरऑल जो जीएसटी इंडिया का ओवरऑल सारा स्टेट और सेंट्रल मिला के, इसकी ग्रोथ रेट है 1.7% विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। दैट इज गुड। 1.7%, 11.7%, नॉट 11.7%, दैट्स गुड। ओके, और इसमें स्पेशली बस स्टेट की जीएसटी की ग्रोथ देखी जाए, सारे स्टेट्स का कंबाइंड मिला के कहीं ना ग्रोथ देखा जाए, तो ये अराउंड 15.2% है, एंड विच इज इवन बेटर। ओके, तो ओवरऑल सेंट्रल स्टेट की मिला की जो ग्रोथ है 11.7% है, और स्टेट्स की सारे मिला के बस 15.2% जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेवेन्यू रेट है। ओके, लेकिन हियर ऑल्सो देर इज अ डिसोनेंस। स्टेट्स के रिगार्डिंग अगर डेटा देखा जाए, देर इज अ डिसोनेंस इन द, डिसोनेंस मतलब डिफरेंस है। कुछ स्टेट्स में ये ग्रोथ ज्यादा हुआ है, कुछ स्टेट्स में कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर लार्जर स्टेट्स देखा जाए, ओके, तो लार्जर स्टेट्स में ओवरऑल ऐसे 8 स्टेट्स है जिनका एवरेज जो 15.2% ग्रोथ रेट है ना जीएसटी रेवेन्यू का, इससे ज्यादा ग्रोथ रेट है। ओके, जैसे एमपी का फॉर एग्जांपल 18% ग्रोथ रेट है, महाराष्ट्र का 18% के अराउंड है, कर्नाटका का 18% के अराउंड ग्रोथ रेट है, तमिलनाडु तेलंगाना के 16% के 17% के अराउंड ग्रोथ रेट है। तो 8 मेजर स्टेट्स है जिसका हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट ये एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा है जीएसटी के 15.2% से। कुछ ऐसे मेजर स्टेट्स है जिनका एवरेज ग्रोथ रेट, जिनका जीएसटी ग्रोथ रेट बाकी एवरेज ग्रोथ से कम है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में जीएसटी रेवेन्यू बस 9.5% से बढ़ा है, वेस्ट बंगाल 9.8% से बढ़ा है, ये बड़ी स्टेट्स में कह रहा हूं मैं आपको। ओके, स्मॉलर स्टेट्स अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल स्मॉलर स्टेट्स, उनका जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू ग्रोथ जो है, ओके, ये एवरेज से बड़ा काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मिजोरम में ऑलमोस्ट 50% है, बढ़ा है इस साल। नागालैंड में 35.8% है। जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ओके, उसमें भी जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 29.8% है। ओके, तो दैट इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग ओवर हियर, राइट? चलो, अब ये हमें दिख गया। और एक इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, कि याद मतलब समझ लेना इसको, ऐसे ऐसे याद नहीं रखना है, कि वेज ग्रोथ जो है इंडिया में ये लैग कर रहा है। ओके, तो इसमें भी क्या डेटा है कि एक है लेट से लोअर इनकम ग्रुप, ओके, और दूसरा है आपका फॉर एग्जांपल वी कैन से हायर इनकम ग्रुप या अपर इनकम ग्रुप जिसको मैं कहता हूं। तो जो लोअर इनकम ग्रुप में है, वेज ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर ये इनफैक्ट निगेटिव है। मतलब कुछ लोगों का तो वेजेस जो है लास्ट ईयर से कम हो गए, ओके, और अपर इनकम ग्रुप में ये वेज ग्रोथ जो है लास्ट ईयर से अराउंड 6.4% है। मतलब सैलरीज लोगों की वेजेस जो है 6.45% से लास्ट ईयर से एक्चुअली बढ़ा है, ओके, अपर इनकम ग्रुप में, राइट? तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो, नाउ लेट्स गो टू द, ये समझ लेना उस चीज को। अब इसका कनेक्शन कहाँ होता है देखिएगा, इसका कनेक्शन होता है इन्फ्लेशन के साथ। अब इन्फ्लेशन तो ईयर ऑन ईयर हमारा बढ़ ही रहा है। लेट से लास्ट ईयर या इस ईयर हमारा इन्फ्लेशन लेट से 5% से बढ़ा, लेकिन लोगों का ग्रोथ, वेज ग्रोथ 5% से कम हुआ है, मतलब निगेटिव हो चुका है। तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू हार्म द लोअर इनकम ग्रुप। अपर इनकम ग्रुप को भी इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेट से आपका इन्फ्लेशन लेट से 5% बढ़ा और उस ईयर में वेज बस 6.4% से बढ़ा, तो एक्चुअल में आपकी सैलरी 1.4% से ही बढ़ती है।
ओके, बिकॉज 5% तो उसमें इन्फ्लेशन ही एडजस्ट हो गया आपका, उतनी तो महंगाई बढ़ गई थी आपकी। ओके, चलिए, और अगर ऐसा हो गया कि लेट से आपका इन्फ्लेशन 7% से बढ़ गया इकोनॉमी में और वेज बस 6.4% से बढ़ रहा है ओवरऑल, तो फिर तो आपका निगेटिव हो गया कहीं ना कहीं। ओके, चलो, सो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लास्ट हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जियो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, ओके, इंटरनेशनल इशू के रिगार्डिंग। और आपको दिख रहा है कि सर्टन पीपल आर मॉर्निंग ओवर हियर, किसी की डेथ हुई है एंड पीपल आर क्राइंग ओवर हियर। तो किस रिस्पेक्ट में आपको वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू द ईरान एंड आईएस। ओके, ईरान और आईएस के रिस्पेक्ट में हमें जो है यहाँ डिस्कस करना है। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, कि रिसेंटली, ओके, आई विल ज़ूम इट फॉर यू। यहाँ देखिए कि रिसेंटली जो है, ओके, कि रिसेंटली आईएस इस्लामिक स्टेट है, इट हैज बॉम्ब्ड ईरान। तो कैसे, क्या बॉम्बिंग हुई, इसको थोड़ा सा इशू देख लेते हैं और फिर हमें बाकी चीजें डिस्कस करनी है। ओके, जस्ट अ मिनट, फाइन। तो यहां ईरान, ईरान के एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे। देखो, ईरान की एक फोर्स थी, एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज ईरान, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरान, इसको याद न, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब ये जो फोर्स है, ओके, इसकी एक काफी इंपॉर्टेंट एलिट विंग है, एलिट एक विंग है। ओके, और इसके एक हेड थे, इनका नाम था कासिम सुलेमानी। ओके, हिज नेम वाज बेसिकली कासिम सुलेमानी। तो ये कासिम सुलेमानी इज वाज बेसिकली एन हेड ऑफ एन एलिट विंग ऑफ द इस्लामिक ईरान रिवोल्यूशनरी फोर्स। उनके गार्ड के एक इंपॉर्टेंट कमांडर थे आप, चलिए। और इसको इनको यूएस मार देता है 2022 में, इसको यूएस मार देता है। क्यों? क्योंकि यूएस का कहना था कि ही वाज सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। ओके, तो जनवरी 2022 में ही वाज किल्ड, बट ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ईरान एक्चुअली। ओके, और इसलिए उसके मेमोरी में, उनके मेमोरी में एक्चुअली ईरान में प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन। जनवरी में उनके प्रोसेशन, कुछ मेमोरी में ये सारा वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था काफी बड़ा। ओके, और उसी इवेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में ऑलमोस्ट 84 पीपल डाइड, 200 पीपल गॉट इंजर्ड इन ईरान। ओके, तो ईरान के कमा बेसिकली मिलिट्री लीडर जो है, जनरल जो है, इनके मेमोरी में जो इवेंट हुआ था उसमें ईरान में बॉम्बिंग होती है। ओके, और उस बॉम्बिंग में इतने सारे लोग एक्चुअली मरते हैं। और ये बॉम्बिंग कौन करता है, ये बाद में समझ में आता है कि दिस बॉम्बिंग वाज डन बाय द इस्लामिक स्टेट। ये बॉम्बिंग किसने की गई, एक्चुअली इस्लामिक स्टेट द्वारा, आईएस द्वारा। ओके, और आईएस ने क्लेम किया कि वी हैव बॉम्ब्ड ईरान। और ऐसे ऑलमोस्ट अब ये थर्ड इंसिडेंस हो चुका है इतने दिनों में कि आईएस जहां कह रहा है कि वी आर एक्चुअली किलिंग दिस पीपल इन द ईरान और ईरान। ओके, तो ऐसा क्यों है, और यही इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है कि देखो, आईएस जो है ये भी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान है ये भी एक इस्लामिक कंट्री है, बट स्टिल व्हाई आईएस टेररिस्ट एक्चुअली किलिंग पीपल इन ईरान, उस पर क्यों अटैक कर रहा है, ये ही रीजन हमें डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ओके, और इसका सबसे पहला रीजन इस आर्टिकल में दिया है, दैट इज शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसका क्या रीजन है मेन, दैट इज शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ये जो इस्लाम का सुन्नी सेक्ट है, ओके, ये सुन्नी सेक्ट के फॉलोअर कौन है, आईएस, हार्डलाइनर सुन्नी फॉलोअर सही है। और ईरान जो है, ईरान तो एक शिया डेमोक्रेसी, शिया थियोक्रेसी है। ईरान का तो काइंड ऑफ स्टेट रिलीजन ही एक्चुअली शिया इस्लाम है। ओके, फाइन। और इस वजह से क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर आईएस जो है दे विल अटैक और शियाज ओवर हियर। तो ये सुन्नी जनरली मेजोरिटी ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सुन्नी जो इस्लाम फॉलोअर्स है लाइक आईएस दे विल अटैक शियाज ओवर हियर। ओके, और दिस ऑफकोर्स दिस पीपल फ्रॉम आईएस दे हेट शियाज ओवर हियर। ओके, वो उनको क्या कहते हैं, दे कॉल देम विथ अ टर्म। ओके, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ रफीदा। रफीदा मतलब क्या है, रफीदा मतलब रिजेक्शनिस्ट। ये एक डेरोगेटरी टर्म है अगेंस्ट दिस शियाज। सो आईएस पीपल कॉल दिस शियाज एज रफीदा, रिजेक्शनिस्ट। रिजेक्शनिस्ट मतलब क्या है कि दीज आर द पीपल हु रिजेक्टेड द फर्स्ट 3 खलीफाज ऑफ द इस्लाम। ओके, प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ होती है 1632 एडी में, तो उनके डेथ के बाद, ओके,
नेक्स्ट खलीफा कौन बनेगा उसके रिगार्डिंग इश्यूज थे, उनके रिलीजियस सक्सेसर, पॉलिटिकल सक्सेसर कौन हो गए इस्लाम के। तो फर्स्ट 3 खलीफा जो है सुन्नी फॉलोअर होते हैं, तो उनको रिजेक्ट किया था शिया फॉलोअर्स ने, शियाज ने वहां पे। ओके फाइन। और इसलिए उनको इस तरीके से रफीदा कहा जाए कि आपने रिजेक्ट कर दिया फर्स्ट 3 हमारे खलीफा, और फिर फोर्थ खलीफा आपको स्वाद शिया होता है। ओके फाइन। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आईएस, ओके, जब इसके पीक में था तो इट हैड कंट्रोल्ड द टेरिटरी, आईएस हैड कंट्रोल द टेरिटरी इन द इराक एंड सीरिया, और वहां पे भी जो शियास थे आईएस हैड परसिक्यूटेड देम आल्सो। ओके, तीसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट सीज ईरान एज इट्स राइवल, मेन राइवल। ओके, नॉट ओनली रिलीजियस बट पॉलिटिकल राइवल। क्यों? बिकॉज वेन दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल इराक और सीरिया, तो उस वक्त ईरान बैक्ड जो मिलिशिया है, जो ईरान बैक्ड मिलिशिया है, ओके, यही एक्चुअली उस वक्त कहीं ना कहीं इराक और सीरिया में आईएस के अगेंस्ट फाइट करता है। तो ईरान ने कुछ मिलिशिया को बैक किया था और ये फाइट कर रहा था आईएस के खिलाफ इराक और सीरिया में। ओके, दैट्स वाई आईएस कहीं ना कहीं आपको अटैक दिखते हैं ईरान में इस तरीके से हो रहा है। ईरान कैसे इसको व्यू करता है? ईरान कहीं ना कहीं, ईरान का कहीं ना कहीं कहना है कि दिखेगा आईएस इज डूइंग दिस इन ऑर्डर टू लॉन्च अ मेजर वॉर, अ लार्जर वॉर अगेंस्ट द शियाज। तो जहां शिया मेजोरिटी कंट्रीज है वही भी और बाकी भी जगह पे, ओके, आईएस जो ये चीज इसलिए कर रहा है कि ओवरऑल शियाज के रिगार्डिंग ये परसिक्यूशन हो, कहीं भी हो शियाज, चाहे वो सुन्नी मेजोरिटी कंट्री में भी कहीं भी हो। ओके, इस्लामिक स्टेट तो काफी बार जो ईरान में सुन्नीज है उनको भी अपील करता है। ओके फाइन, कि ये ईरान के खिलाफ एक्चुअली लड़े, शिया मेजोरिटी के खिलाफ लड़े। तो ये सारा काफी बड़ा यहाँ पे पॉलिटिक्स है, कुछ पॉलिटिकल रीजन है और काफी बड़े रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी सालों से चला आ रहा है, इसके रिगार्डिंग भी दिस इशू इज देयर। ओके, और कासिम सुलेमानी जो ईरान के कमांडर थे, ही वाज नॉट जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड मिलिट्री कमांडर। ओके, ही वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ओके, इन ईरान दैट टाइम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। और कैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे? ही हैड गिवन अ डॉक्ट्रिन that is called as the forward defense doctrine, forward defense doctrine। फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन मतलब क्या? कि उन्होंने कहा कि अगर हमें ईरान की रक्षा करनी है, ओके, तो विल हैव टू क्रिएट अ शिया मिलिशिया। मिलिशिया मतलब कौन होते हैं? दीज आर काइंड ऑफ फाइटर्स जो स्टेट के नहीं होते, लेकिन स्टेट उनको कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। ओके, तो ईरान की अगर रीजनल स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है तो जहां जाए ये शिया मिलिशिया होगा, जिनको कुछ लोग टेररिस्ट भी कह सकते हैं, इनको क्या है, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। सो यू विल फाइंड ईरान सपोर्टिंग डिफरेंट शिया मिलिशिया एक्चुअली, ये टेररिस्ट ग्रुप जो उनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लिया लेबनन में, लेबनन में आपको पता है हिजबुल्लाह इज देयर, समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं ईरान सपोर्ट करता है, और हिजबुल्लाह के फॉलोअर्स भी सारे शियाज है। ओके, हुती रिबेल्स हमने देखा था यमन में, तो यमन में हुती रिबेल्स आल्सो आर शिया रिबेल्स, और इसको भी ईरान सपोर्ट करता है। देखो ये पॉलिटिक्स कैसा है। ओके, और जो सुन्नीज है इनको जनरली सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। ओके, और ईरान कहीं ना कहीं अब ये जो गाजा स्ट्रिप में जो अरब्स है उनको भी सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द इजराइल, तो इसलिए ये अब हमास को, ओके, और बाकी इनको भी सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। ओके, सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट। चलो, तो एनीवेज दिस आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। लेकिन अमेरिका का कहना था कि द कासिम सुलेमानी, और ऑफकोर्स ईरान और अमेरिका तो काफी बड़ी राइवलरी है, अमेरिका का कहना था कि कासिम सुलेमानी समहाउ सपोर्ट द टेररिस्ट आल्सो, एंड दैट व्हाई दे हैड एक्चुअली किल्ड हिम। जनवरी 2022 में उसकी उस वक्त डेथ हुई थी। चलेगा, इसी के साथ साथ ये लेक्चर को हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।